हेलो दोस्तों, ये हमारी ड्यू सोल की सेमेस्टर 2 की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बुक। तो इसका आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एचआरएम, इसको करने वाले हैं, वो भी वन शॉट वीडियो में। तो लेट्स बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें सबसे पहले लिखा है टू मेक बुक कीपिंग, वो बुक कीपिंग यानी कि रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड रखने में भरोसा करते हैं, लेकिन एचआरएम जो है वो एक्शन में भरोसा रखता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, बस एक एग्जांपल दिया था, समझा। बस इसमें मैं पहले बता दूं, मैं इंपॉर्टेंट एज एग्जाम ओरिएंटेड लाइन देखूंगा, क्योंकि मोस्टली ड्यू सोल के बच्चे एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही वीडियो देखना प्रेफर करते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा दूंगा। ठीक है, चल लेट्स स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहले लिखा है टू मेक अ प्रोडक्शन प्रोसेस सक्सेसफुल इंडस्ट्री रिक्वायर्स 4 M's दैट मशीन मनी मटेरियल एंड। तो देखो, ये बता रहा है कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस को सक्सेसफुल करने के लिए 4 M की जरूरत पड़ती है, जो कि है मशीन, मनी, मटेरियल और मैन। ठीक है, एंड देयर फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और आगे क्या लिखा है, द अदर M विल नॉट एबल टू कैरी एंड मैनेज प्रोसेस। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो है मैन। देयर फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिकॉज वेरी सिग्निफिकेंट टू रन अ बिजनेस एंड परफॉर्म फंक्शंस लाइक। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या रहता है, ये रहता है रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, मोटिवेटिंग, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, अरेंजिंग ट्रेनिंग अरेंज करना और कुछ तरीके के प्रोग्राम्स जो कि एचआरएम से रिलेटेड रहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड अबाउट एचआर मैनेजर इन दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और मैनेजर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। कंसेप्ट क्या है एचआरएम का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या, इस इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजिंग एंड कंपनसेटिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, यानी कि कंपनसेटिंग एम्प्लॉयज़ यानी कि उनको पैसे देना। ठीक है, एंड अटेंडिंग ऑफ देयर लेबर रिलेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, फेयरनेस कंसर्न्स। उनकी हेल्थ से रिलेटेड उनको मतलब अच्छी हेल्थ कंडीशंस देना, मतलब अच्छी हेल्थ कंडीशन हम उनके अच्छे वर्किंग कंडीशन या वर्किंग एनवायरनमेंट को अच्छा करके दे सकते हैं। एंड अब आगे क्या लिखा है, लेबर रिलेशंस मतलब आपस में अच्छे। हाँ, तो मैं कह रहा था, अकॉर्डिंग टू एडविन बी फिलिपो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन द प्लानिंग, ये क्या है, एक प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है और प्रोक्यूरमेंट है। प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन। देखो, वही मैनेजमेंट की तरह इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग है। सिर्फ यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है। ठीक है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल देखा मैनेजमेंट की तरह। आगे ये सारा तो है ही है, उसके बाद प्रोक्योरमेंट है, डेवलपमेंट, कंपनसेशन है। ठीक है, integration, maintenance and separation of human resource to the end and individual and social objective are accomplished। कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरे होने चाहिए। ठीक है, प्रोक्योरमेंट भी होना चाहिए, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, सब चीज़ों की मेंटेनेंस भी होनी चाहिए। ओके, सब चीज़ों से मेरे कहने का मतलब है जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनके लिए हम ये कर रहे हैं उनकी। आते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे प्लानिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स एस्टिमेटिंग। यहाँ पे एस्टिमेटिंग यानी कि अंदाज़ा लगाना है, एंड पॉलिसीज, एस्टिमेटेड एंड आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्स, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशन एंड पॉलिसिंग एंड डेवलपिंग प्लान्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या है कि डेवलपमेंट, यहाँ पे प्लान्स बनाना किस चीज़ के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज, सेटिंग स्टैंडर्ड सेट करना, आगे के ऑब्जेक्टिव सेट करना ह्यूमन रिसोर्स, और पॉलिसीज़ भी बनाना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। अब आगे हम पढ़ेंगे रिलीवेंस एंड स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन। बेसिकली इसकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस और इसके संबंध की बात हो रही है। देखते क्या लिखा है। इट इज़ ओनली ह्यूमन रिसोर्स दैट इज कैपेबल ऑफ डिसाइडिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़। नो कंप्यूटर कैन सब्सटीट्यूट, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, नो कंप्यूटर कैन सब्सटीट्यूट ह्यूमन ब्रेन। जो भी इंसानी दिमाग है, इंसानी दिमाग जो काम करता है, कोई भी कंप्यूटर उसका जगह नहीं ले सकता। एंड नो मशीन्स कैन रन विदाउट ह्यूमन, कोई भी मशीन ह्यूमन के बिना नहीं चल सकती। इंटरवेंशन नो, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट सेव पीपल्स नीड, और वो ना ही पीपल की नीड को पूरा कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन आर मेड अप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन पीपल के द्वारा ही बने गए, लोगों के द्वारा, एंड फंक्शन थ्रू पीपल। विदाउट पीपल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एग्जिस्ट, मतलब बिना लोगों के ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एंड में एक और लाइन लिख, नेचर ऑफ एचआरएम क्या है। एचआरएम इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ले जाता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए समझने में, यानी क्योंकि नोट्स तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो। ओके, तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स पे लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले नेचर ऑफ एचआरएम में हम पढ़ेंगे एचआरएम इज परवेसिव इन नेचर। मैनेजमेंट के जितने भी लेवल्स होते हैं उनमें हर लेवल के मैनेजमेंट में काम आएगा और आता है। तो एचआरएम इज परवेसिव इन नेचर। उसके बाद है एचआरएम इज एक्शन ओरिएंटेड, यानी कि देखो, जो अकाउंटिंग होती है वो बुक कीपिंग यानी कि रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड रखने में भरोसा करते हैं, लेकिन एचआरएम जो है वो एक्शन में भरोसा रखता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, बस एक एग्जांपल दिया था समझाने के लिए। उसके बाद है थर्ड इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप ओरिएंटेड। एचआरएम जो है, देखो, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में मान के चलो 7
मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक मैनेजर के अंडर, एक असिस्टेंट मैनेजर के अंदर 7 पर्सन्स है, जिसमें से 6 अच्छे काम कर रहे हैं और एक अच्छा काम नहीं कर रहा, तो उस एक पे अच्छे से ध्यान दे तो वो इंडिविजुअली हो गया। लेकिन अगर हम उस सातों के भी तो ध्यान देंगे ना, और ग्रुप ओरिएंटेड भी हो गया, तो एचआरएम जो है वो इंडिविजुअल या फिर बहुत सारे लोग मिलकर इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो एक ग्रुप ओरिएंटेड हो गया। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो एचआरएम इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप ओरिएंटेड नेचर में आता है। ठीक है, उसके बाद है फ्यूचर ओरिएंटेड। हम जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लानिंग करेंगे वो फ्यूचर को देख के करेंगे कि आगे चलकर हमारे पास कितने जो एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आगे चलकर कितना वर्कफोर्स हमें नीड रहेगा। ठीक है, एम्प्लॉय के करियर ऑप्शंस भी हम एचआरएम्स में प्लान करते हैं, तो इस वजह से एचआरएम क्या है, एक फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस है। एचआरएम कभी भी नहीं रुकता, जैसे कि मैनेजमेंट कभी नहीं रुकता, ऐसे भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कभी नहीं रुकेगा। ये चलता जाएगा। इसकी प्लानिंग आपको हर 5 साल बाद, हर 1 साल बाद, हर टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, करना पड़ेगा। एचआरएम इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। उसके बाद इट इज़ डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि नेचर ऑफ एचआरएम कैसा है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड भी है। मैंने सिर्फ अभी इसमें क्या करवाया है, आप रीडिंग कर लेना इन सब की एक बार बुक से। ठीक है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड क्योंकि हम इसमें एम्प्लॉयज़ की और ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट की बातें करते हैं। ठीक है, कि उनके करियर ऑप्शंस की बातें करते हैं। तो उम्मीद है इतना समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम। ओके, तो सबसे पहले इसमें हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स गोल। देखो यार, इससे समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी क्या करता है, अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेंगे, तो क्या होगा, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा। सेकंड पॉइंट, टू एम्प्लॉय द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द वर्कफोर्स एफिशिएंटली। अगर देखो एचआरएम करेंगे, अच्छी उन्हें सब कुछ अच्छा प्रोवाइड करेंगे और अच्छे से उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, यानी कि मतलब अच्छे से उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे हम उन्हें ध्यान देंगे, तो वो हमारे लिए वर्क एफिशिएंटली करेंगे। ठीक है, उसके बाद है अगला, टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद वेल ट्रेंड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। अगर हम उन्हें अच्छे स्किल देंगे, अच्छी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो वो और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ में चेंज होंगे। ठीक है, टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद वेल ट्रेंड एंड वेल मोटिवेटेड, अच्छा, और उन्हें मोटिवेट करेंगे, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो एक बढ़िया आउटकम हमें निकाल कर, यानी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़िया आउटकम निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, टू डेवलपमेंट एंड मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, यानी कि सीधा इसका मतलब है गुड वर्किंग कंडीशन से। अगर हम उन्हें गुड वर्किंग कंडीशन देंगे, तो वो हमारे लिए एक अच्छा आउटकम साबित हो सकता है। यानी कि सीधी बात यह है कि हमें उन्हें गुड वर्किंग कंडीशन देनी चाहिए। ठीक है, तो इससे ऐसा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते टाइम या करने से हमें ये भी पता चलता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गुड वर्किंग कंडीशन में काम करना पसंद करते हैं, हमें ये भी प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद, टू एथिकली एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे नीड्स ऑफ सोसाइटी से कहने का मतलब है कि हमें किसकी नीड्स को देखना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स की नीड्स को देखना चाहिए। ठीक है, तो क्या रहता है इसमें, इसमें ये रहता है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स ही अचीव करना है मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ पे ध्यान देना, उन्हें गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, उन्हें हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, और क्या क्या दे सकते हो तुम उन्हें, जैसे कि जैसे ज़्यादा ब्रेक दे दिया या फिर एक ब्रेक ज़्यादा दे दिया किसी को, क्या बोलते हो उसे, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, बहुत टाइप की जो फैसिलिटीज़ है उन्हें तुम दे सकते हो। कहने का मतलब यही है कि तुम अपने एथिक्स पे ध्यान दो कि तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का कर्तव्य बनता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, एम्प्लॉयज़ पे भी ध्यान देना है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है। ठीक है, एक बार तुम रीडिंग ज़रूर लगा लेना। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले एट द एंटरप्राइज लेवल, एट द इंडिविजुअल लेवल, अलग अलग लेवल्स पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एट द एंटरप्राइज लेवल। क्या लिखा है, गुड ह्यूमन रिसोर्सेज प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अगर हम अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज प्रैक्टिसेस करेंगे, यानी रिक्रूटमेंट वगैरह अच्छी तरीके से करेंगे, एडवर्टाइजिंग अच्छी तरीके से करेंगे, तो एक गुड पीपल्स को, अच्छे लोगों को, स्किल्ड लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट करने का काम करेगा। प्लानिंग अलर्ट करेगा हमें किस चीज़ से, कि हमें कितना वर्कफोर्स चाहिए, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में। ठीक है, and it helps in training people for challenging roles, developing right attitude towards the job and company, promoting team spirit among employees and developing loyalty and commitment through appropriate reward schemes। क्या मतलब है इसका, देखो, कंपनी क्या कर प्रमोट करेगी टीम स्पिरिट को, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के बीच में, डेवलप करेगी लॉयल्टी कंपनी के लिए, कि जितने भी सारे एम्प्लॉयज़ है वो अपनी कंपनी को लेकर लॉयल रहे, अपनी कंपनी के साथ रहे हमेशा। एंड ठीक है, और क्या लिखा है, इट हेल्प्स इन ट्रेनिंग फॉर चैलेंजिंग रोल्स, डेवलपिंग राइट एटीट्यूड, जो जॉब्स हैं उनमें उनका करियर डेवलपमेंट सेट करके उसको
ट्रेनिंग करेगी, ट्रेन कराएगी उसकी स्पेसिफिक जॉब के लिए, जिससे वो अच्छी तरीके से एक स्किल्ड वर्कर कहलाएगा। एट द इंडिविजुअल लेवल पे क्या कहता है ये, इट प्रमोट्स टीम वर्क एंड टीम स्पिरिट अमॉन्ग एम्प्लॉयज़। टीम वर्क और टीम स्पिरिट एम्प्लॉयज़ के बीच में प्रमोट करेगा, ठीक है। एम्प्लॉयज़ एक अच्छी टीम बन के काम करेगी। इट ऑफर्स एक्सीलेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ऑफर करेगा कौन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सब इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहा है एट इंडिविजुअल लेवल, कि एक एम्प्लॉय पे क्या लेवल पड़ेगा। इंडिविजुअल लेवल यानी कि मैं लिख भी देता हूँ, एम्प्लॉय की बात हो रही है यहाँ पे, स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ पे, ठीक है। और क्या लिखा है, टू पीपल हु हैव द पोटेंशियल टू राइज, ठीक है। जो पीपल अच्छे से बढ़ सकते हैं उनको अच्छे से बढ़ाएगा, ओके, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देने के बाद। इट अलाउस पीपल टू वर्क विद डिलिजेंस एंड कमिटमेंट। एट थर्ड वे क्या है, एट द सोसाइटी लेवल साउंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ द सोसाइटी। हाँ, तो हम पढ़ेंगे एट द सोसाइटी लेवल, इट हेल्प्स टू एनहांस द डिग्निटी, किस तरीके का सम्मान देखते हैं। प्रोवाइडिंग सूटेबल एम्प्लॉयमेंट एंड दैट प्रोवाइड सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल, इस तरीके का एम्प्लॉयमेंट देगी कि जिससे जो हमारा सोसाइटी है इनको सेटिस्फाइड हो, साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल। मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द जॉब अवेलेबल एंड द जॉब सीकर, मतलब कितनी जॉब्स अवेलेबल और कितने लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। अगर मान लो कि 400 लोग जॉब ढूंढ रहे हो तो 400 से ऊपर या फिर 400 के अंदर अंदर जॉब अवेलेबल कराना चाहिए कंपनी को, ठीक है। मतलब कि एक सोसाइटी की तरफ भी इनका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, एलिमिनेटिंग वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सेक्रेट टैलेंट्स आर पुट टू बेस्ट यूज, कंपनी दैट पे एंड ट्रीट पीपल वेल ऑलवेज रेस हेड ऑफ द अदर डिलीवर एक्सीलेंट रिजल्ट्स। ये लाइन बेसिकली ये कहती है मेंटेनिंग एलिमिनेटिंग वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि मतलब जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका जो वेस्ट हो रहा है उसको एलिमिनेट करो, मतलब वेस्ट ना होने दो। किस तरीके से, उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखकर। अब एट द नेशनल लेवल पे क्या कहता है, तो अब हमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ एचआरएम। तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है मैनेजरियल फंक्शंस, दूसरा होता है ऑपरेटिंग फंक्शंस, ठीक है। मैनेजरियल फंक्शंस पहले हम पढ़ेंगे, तो ये नाम से ही पता चल रहा है मैनेजर आ रहा है इसके नाम में, तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से रिलेट करता है हमारा, ठीक है। यानी कि इसमें मैनेजमेंट वाले ही फंक्शंस होंगे, कौन सी बात है। तो सबसे पहले इसमें आता है प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में फोरकास्टिंग होता है। फोरकास्टिंग यानी अंदाज़ा लगाना, किस चीज़ का, पहले ही अंदाज़ा लगाना, प्रेडिक्ट करना कि आपको लेबर मार्केट में क्या खर्चा आएगा, आपको लेबर कहाँ से मिलेगी, आपको उसको प्रोक्योरमेंट, आपको उसको रिक्रूटमेंट कैसे करना है, हर चीज़, ठीक है। बहुत सारी चीज़ आ जाती है इसमें। डिमांड कैसी रहेगी, लेबर की सप्लाई कितनी रहेगी, आपको ठीक लेबर मिलेगी या नहीं मिलेगी। और इसमें इन द एरिया ऑफ एचआरएम प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग ह्यूमन रिसोर्स गोल्स, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें रहता है कि ह्यूमन रिसोर्स का गोल्स क्या रहेगा, कि आपको इतने लोग लाने हैं एंड इतनी मतलब इतनी रिक्रूटमेंट करनी है, उसमें से इतने सेलेक्ट करने हैं और उन सबको भी गोल्स देना है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। प्लानिंग प्रिपेयरिंग ह्यूमन रिसोर्स बजट, इसमें बजट भी बनाना रह जाता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जो कि मैंने बताई। अगला होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, सबको उनके टास्क, हम टास्क एलोकेट करते हैं, याद रखना आपको, टास्क एलोकेट करते हैं, टास्क एलोकेट करने का काम। उसके बाद हम वही जो हमारा 12th से पढ़ते हुए आए हैं, अथॉरिटी, सबसे इम्पोर्टेंट अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं इसके अंदर, ठीक है। याद रखिएगा किसके अंदर, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद क्या रहता है, टुवर्ड्स द कॉमन ऑब्जेक्टिव, सबका ऑब्जेक्टिव एकदम कॉमन रहता है। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क एलोकेट करते हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की, यानी एम्प्लॉयज़ की। इसके बाद डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग में हमारा आ जाता है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, मोटिवेटिंग। और उसके बाद और भी चीज़ें आ जाती है, जैसे एक्टिवेटिंग, लीडिंग, सुपरवाइजिंग, यानी उनका सुपरवाइज करना, यानी उनका ध्यान रखना। इसमें बहुत कुछ आता है, ये सारा काम किस में आ जाता है, डायरेक्टिंग में। एक बार आप रीडिंग ज़रूर लगा लेना बुक से। उसके बाद आ जाता है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या काम होता है, पीछे की चीज़ों, सेम टू सेम मैनेजमेंट की तरह, पीछे की, यानी बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस है ये एक तरीके से। पीछे की चीज़ों पर ध्यान देना है और चेक करना है कि हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं, सक्सेस की ओर जा रहा है या फिर नहीं। अगर जा रहा है तो ठीक है, और नहीं जा रहा तो मिस्टेक्स को आपको बिल्कुल ठीक कर लेना है, मिस्टेक्स को ठीक करना है आपको, ध्यान रखना। किस में, कंट्रोलिंग में आपको पीछे की ओर देखना है। अगर आप ठीक कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, अगर जो चीज़ ठीक नहीं हो रही तो आपको वो गलतियाँ ठीक करनी है। कंट्रोलिंग के अंदर आपको ये आता है। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग फंक्शंस को, इसे रफ कर ऑपरेटिंग फंक्शंस के नोट्स चेक करते हैं। तो अब हम ऑपरेटिंग फंक्शन के प्रोक्योरमेंट फंक्शंस को पढ़ेंगे, जिसमें हम इनके प्रोक्योरमेंट फंक्शन के 6 पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑपरेटिंग फंक्शंस होते क्या है। तो ऑपरेटिंग फंक्शंस होने क्या आते हैं, जो भी कुछ स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा लिए जाते हैं, और ये ह्यूमन रिसोर्स के लिए होते हैं। जैसे कि दिस फंक्शन आर कंसर्न विद स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोक्योरिंग, डेवलपिंग एंड कंपनसेटिंग एंड मेंटेनिंग एफिशिएंट वर्कफोर्स, यानी वर्कफोर्स को मेंटेन करना, उनको डेवलप करना, इन सब चीज़ों से रिलेट करता है। इसमें सबसे पहले आपका प्रोक्योरमेंट फंक्शन है। तो प्रोक्योरमेंट फंक्शन क्या होता है, प्रोक्योरमेंट फंक्शन होता है कि ये आपके जो जॉब सेटिस्फैक्शन को कंप्लीट करता है, आपके ह्यूमन रिसोर्स के जॉब सेटिस्फैक्शन को कैसे कंप्लीट करेगा, बिल्कुल राइट
यानी राइट पर्सन्स, यानी कि जितने पर्सन्स चाहिए उतने ही पर्सन्स आपके बिल्कुल उतने ही उसी जॉब के लिए वैलिड रहे। यानी कि आपको 100 लोग चाहिए और आपको 100 लोग मिल चुके हैं, और आपको जिसमें से 50 चाहिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, बाकी के 50 चाहिए किसी और काम के लिए, तो वो फुलफिल हो जाते हैं। देन अगला है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द प्रेजेंट। इसमें प्लान करते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स के लिए। इसमें हम पहले प्लान करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि हमें 60% चाहिए, 70 चाहिए, 80 चाहिए। मान के चलो कि ऑर्गेनाइजेशन में 700% चाहिए और अभी हमारे पास सिर्फ 600 है। तो ये एक ब्रिज है 600 से 700 मेंबर्स, 600 मेंबर्स पे हम, और हमें 700 मेंबर्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ये एक ब्रिज है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एक ठीक है, एक ब्रिज है कि हम अभी कहाँ हैं और हमें कितने मेंबर्स चाहिए। अगला है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल, सबसे पहले इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। रिक्रूटमेंट 2 टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल तब करते हैं जब हमारे पास ज़्यादा लोग हो और कहीं और एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोग हो और दूसरे डिपार्टमेंट में लोग खाली हो, तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। लेकिन एक्सटर्नल जब हम बाहर से किसी कैंपस से, बहुत सारे तरीके हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के, जब हम बाहर से या एडवर्टाइजमेंट वगैरह देने के बाद अपने ऑफिस के अंदर रिक्रूटमेंट करते हैं या अपने ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद है सिलेक्शन। सिलेक्शन आपको साफ पता चल रहा है, इसमें हम जज करते हैं, उसके कैंडिडेट को जज करते हैं हम कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है अपने इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, प्लेसमेंट, उसको जॉब देते हैं किसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड जॉब अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशंस। हम उसकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उसको जॉब सेटिस्फाइड करता है, उसको जॉब देते हैं, इसे हम कहते हैं प्लेसमेंट। देन आ जाता है इंडक्शन या फिर ओरिएंटेशन। इसे मैं साफ सीधी तरीके से आपको ये बोल देता हूँ, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो हमारा नया पीपल है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फिडेंटली फील करना चाहिए, मोटिवेटेड फील करना चाहिए। और वो आपको कैसे होगा? तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनसे उनकी बातचीत करवाएंगे, उनसे उनको मिलवाएंगे, सिर्फ इसी तरीके से। तो यानी कि हम बताएंगे कि आपका सुपरवाइज़र कौन है, आपका हेड कौन है, तो जान पहचान बढ़ाना। ठीक है, ऐसे आसान शब्दों में समझे तो चलिए आगे चलते हैं। तो फंक्शंस ऑफ एचआरएम में उसके बाद हमारा जाता है डेवलपमेंट फंक्शन, जिसमें हम नॉलेज, स्किल्स, एप्टीट्यूड, वो भी ह्यूमन रिसोर्स की, यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से हम नॉलेज प्रोवाइड करें, स्किल प्रोवाइड करें, जिससे वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हमारे लिए काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करेगा। जिसमें सबसे पहले आ जाता है परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल, जिसमें इट इम्प्लाइज सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयज़ विद रिस्पेक्ट टू देयर परफॉर्मेंस एंड द जॉब ऑफ देयर पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट। यानी कि इसमें ये बात हो रहा है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है और उनकी कितनी पोटेंशियल है। देन ट्रेनिंग में क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉयज़ लर्न नॉलेज। इसमें हम एम्प्लॉयज़ को नॉलेज और स्किल्स लर्न करवाते हैं कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई है या फिर जिसमें वो काम कर रहे हो उसी में थोड़ा अच्छे स्किल्स बेटर इंप्रूव करवाते हैं। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, यानी कि एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करवाना। ठीक है, सॉरी अगर ये थोड़ा सा हिल रहा है तो मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। ठीक है, उनका एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करवाना। एंड अगला आ जाता है कैरियर प्लानिंग, यानी एम्प्लॉयज़ की करियर प्लानिंग से रिलेटेड बात करना। ठीक है, आगे उनको कितना प्रमोशन करे, कितने टाइप्स की जॉब दे, ठीक है, मतलब किस टाइप का उनसे काम करवाए, एंड सैलरी, कंपनसेशन, सब कुछ कैरियर प्लानिंग में आ जाता है। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कंपनसेशन फंक्शन, जिसमें इक्विटेबल एंड फेयर रिम्यूनरेशन का, यानी कि इक्विटेबल, सबको अच्छी सैलरी देना, इक्वल सैलरी देना, वो भी उनके अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एंड क्वालिफिकेशन, कि किसकी कितनी क्वालिफिकेशन और कौन कितना ज़्यादा वर्क कर रहा है। इसमें आता है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड बोनस आता है अंडर बोनस एक्ट 1965 के तहत। अब अगला हम पढ़ने चलते हैं, इसका नाम है तो अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में क्या रहता है कि सारे मेंबर्स का रिकन्सिलिंग होता है, मतलब कि कई आइडियाज़ को एक साथ सेपरेट किया जाता है और एक नया आइडिया बनाया जाता है। एंड इसमें ये रहता है कि इसमें ध्यान देता है इंटीग्रेशन मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, इंटीग्रेशन मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को बाय फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल तरीक़ों से। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल तरीक़ों से, या तो इंसेंटिव भी दे सकता है, बहुत सारी तरीके होता है ताकि एम्प्लॉयज़ अपना काम अच्छे तरीके से करे, गुड वे में करे, एक अच्छी डेडिकेशन के साथ करे। तो ये हमारा लास्ट बचा है फंक्शन ऑफ उसमें मेंटेनेंस फंक्शन। तो इसमें हम क्या एम्प्लॉयज़ की फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ पे ध्यान देते हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ पर ध्यान देते हैं। मेंटल कैसे ध्यान देंगे? उनको मेडिकल चीज़ें प्रोवाइड करा के, उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन, उनको अच्छी हाउसिंग फैसिलिटी देकर। ठीक है, सेवरल टाइप्स रेंज बेनिफिट्स सच एज हाउसिंग, मेडिकल एड, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, कन्वेंस फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। जैसे कि उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, उनको जैसे कार्ड होता है वो कार्ड दे दिया, जिससे वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं या फिर कोई चेकअप करवा सकते हैं, जिसकी फ़ीस पे अपना
कंपनी की तरफ से होएगी। तो इस टाइप को देखें उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ का भी हम ध्यान रख सकते हैं, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुड वर्क करे, डेडिकेशन के साथ वर्क करे और मोटिवेट रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे फंक्शंस खत्म होते हैं, आगे चलते हैं। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे रोल ऑफ एचआर, जिसमें सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स को देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में सबसे पहले पॉलिसी मेकर, जिसमें कि एचआर जो है वो पॉलिसी बनाता है रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, यानी एम्प्लॉयज़ के ऊपर, जैसे छुट्टी कब देनी है उनको लीव कब देनी है, उनको वेजेस कैसे देंगे एंड एक्सेट्रा। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि उन्हें काम क्या करना है, इस वाले एम्प्लॉय को ऐसे काम करना है, इनसे रिलेटेड पॉलिसी बनाएंगे। अगर मतलब वो एम्प्लॉयज़ इस टाइप के पॉलिसीज़ नहीं फॉलो करेंगे तो उन पर क्या रूल्स या क्या पेनल्टी लगेगी, सब कुछ पॉलिसी मेकर पे रहता है। ठीक है, उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट क्या कहता है? अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। इससे इसका कहने का मतलब है कि जो एचआर है वो अपने पास हर टाइप्स की फ़ाइल को रिकॉर्ड करके रखेगा, या तो वो खुद का उसका डेटाबेस हो, या फिर वो किसी एम्प्लॉय का डेटा हो, कुछ भी, सब कुछ एचआर अपने पास रखेगा। ठीक है, अगले पे आते हैं एडवाइज़र। अगला है एडवाइज़र। जो एचआर होगा वो एज ए एडवाइज़र के थ्रू काम करेगा अपने छोटे में, यानी लाइन मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, या फिर कुछ एम्प्लॉयज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाए, या फिर किसी भी टाइप का सजेशन, किसी भी टाइप का उनसे उनके पर्सनल रिलेटेड उन सबको एडवाइस देगा, या फिर वर्किंग कंडीशन रिलेटेड या वर्क के रिलेटेड कि ऐसे काम करो, इस प्रकार से काम करो। एडवाइज़र। हाउसकीपर फंक्शन ये कहता है द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ अ पर्सनल मैनेजर इन मैनेजिंग द शो इंक्लूड रिक्रूटमेंट। इसमें रिक्रूटिंग होती है, प्री एम्प्लॉयमेंट होता है, दैन उसके बाद और क्या क्या रहता है इसके अंदर, टेस्टिंग, रेफरेंस चेकिंग, एम्प्लॉय सर्विस, यानी इस पे एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट पे ध्यान दिया जाता है कि किस तरीके से एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट होगा, एम्प्लॉय पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, एंड अगला आता है हमारे पास काउंसलर। काउंसलर में क्या रहता है? एम्प्लॉय रिलेटिंग टू वर्क, करियर, देयर सुपरवाइजर, कॉलेजेस, हेल्थ, फैमिली, फाइनेंशियल एंड एडवाइस। इसमें जो काउंसलर का मतलब है कि जो एचआर होगा वो उनके फैमिली या फिर पर्सनल इशू पे एडवाइस दे सकता है, या एडवाइस देना चाहिए एचआर को, ताकि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड फील करें। देन उसके बाद ऑपरेशनल में सबसे पहले आ जाता है रिक्रूटर। रिक्रूटर मतलब कि अच्छे एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करना। ठीक है, मतलब पहले रिक्रूटमेंट कहाँ देनी है उनको तो ये सोचना पड़ेगा, कितने एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट देना है ये भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे किसी अच्छे कॉलेज के अच्छे कैंपस में वो रिक्रूटमेंट दे सकते हैं, इस टाइप में तो रिक्रूटमेंट देना है। देन अगर है ट्रेनर, डेवलपमेंट, मोटिवेटर। जो एचआर है वो वो अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करेगा, उसके डेवलपमेंट पे भी ध्यान देगा, उसको मोटिवेट करेगा, ताकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंटली, ठीक है, वर्क करे, इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंटली वर्क करे। ठीक है, डे बाई डे वर्क करे, ऑपरेशनल यानी डे बाई डे रहता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिंकिंग पिन। लिंकिंग पिन क्या रहता है? Deputed to act as a linking pin between various division and organ. The whole exercise is meant to develop rapid division. तो इसका बेसिकली ये मतलब है कि लिंकिंग पिन एक पिन है, यानी कि जो सब चीज़ों को जोड़ के रखता है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये तीनों डिपार्टमेंट है, ये अलग अलग है। तो एचआर का जो काम है ना, एचआर डिपार्टमेंट का ना, एचआर का, इन सब के अंदर लिंक बना के रखना है। ऐसा नहीं कि सारे अपना अलग अलग काम करते रहे। एचआर जो है इन सब पे ध्यान देगा और इन सब के साथ मिलकर काम करेगा, इन सब पे ध्यान रखेगा और इन सबको एक लिंक प्रोवाइड करेगा। लिंक में मतलब इन सबको जोड़ के रखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है लिंकिंग पिन। मेडिएटर यानी कि आपस में किसी दो डिपार्टमेंट, दो एम्प्लॉय, किसी भी दो मैनेजर, किसी की भी लड़ाई हो जाती है तो उनमें दोनों की बातें सुनेगा और अपना डिसीजन बताएगा। कौन? जो एचआर होगा। तो एचआर ऐसे मेडिएटर भी काम करता है। तो लास्ट रोल स्ट्रैटेजी की रोल पे बात करते हैं कि एचआर को किस टाइप से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी। इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो किस बेसिस पे, किस बेसिक चीज़ पे, किस अच्छी चीज़ पे सबसे बाकी कंपनियों से सबसे आगे बनाता है। जैसे कि टाटा स्टील जो है, नाम में ही स्टील है और उसकी स्टील बाकी हर कंपनी से मजबूत है। इसका एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ कि जैसे तुम अपनी क्लास में हो और आप टॉपर हो, तो आपको क्या चीज़ है जो आपको अच्छे बनाती है, सबसे आपने आसपास के स्टूडेंट सबसे आगे लेके जाती है, वो है आपका ज़्यादा पढ़ना या अच्छा पढ़ना। ठीक है, तो इसे कहते हैं बिल्डिंग कोर। तो एचआर का काम ये होता है, एचआर में स्ट्रेटेजिक रोल में ये है कि वो ऐसे
एम्प्लॉयज़ को स्किल्स दे, डेवलपमेंट दे, उनको ऐसे स्किल्स दे, ऐसी नॉलेज दे ताकि कंपनी का बिल्डिंग और कॉम्पिटेंसी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो और ज़्यादा मजबूत हो। अगला होता है प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन। जब एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग होती है तो उनको एक अच्छा पर्पस दिया जाता है, एक उनको पर्पस बताया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, और उनको उसे अचीव करने में, उस गोल को अचीव करने में, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में ट्रेन किया जाता है करने। क्रिएटिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है या आसपास की जितनी भी कंपनीज़ है, ऐसी क्या चीज़ है जो आप और उसको सेम है जो उसको कंपटीशन में लाती है। तो आपको अपने बिल्डिंग कोर को मजबूत करना है ताकि आप कंपटीशन में आगे निकलो, या कुछ नया ऐड करना है या नई टेक्नोलॉजी लानी है, ये हेल्प करता है। या तो न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ सकते हो आप, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, जैसे कि एंड्रॉयड और इसमें क्या बोलते हैं, एंड्रॉयड एंड एप्पल में, आईओएस में जो बैटल चलती है, जैसे कि आजकल एंड्रॉयड है, सैमसंग है, वो एक एआई फीचर लाया है जेमिनी में, जो जिसका एआई एप्पल की एआई से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, जो कि उसको एक तरीके से आगे करता है कंपटीशन में। मैंने ऐसा एग्जांपल दिया है, कोई भी एग्जांपल हो सकता है। तो एचआर का क्या रोल है इसके अंदर, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ, ऐसा इस तरीके से तुम रिक्रूटमेंट करो, इस तरीके से तुम पर्सनस को स्टाफ में डालो कि वो पर्सन आपकी कंपनी के लिए अच्छे साबित हो, ठीक है, वो अच्छे वे में काम करे, अच्छे स्किल्ड एक्सपर्टाइज्ड पर्सन सेलेक्ट करो, ठीक है। एचआर का मैनेजर ये है। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे आपका रोल ऑफ एचआर खत्म हो, एक बार रीडिंग जरूर कर लेना। अगला टॉपिक है हमारे पास कॉम्पिटेंसीज ऑफ एचआर मैनेजर, यानी एचआर मैनेजरों पे क्या क्या कॉम्पिटेंसी लेवल देखने को मिलता है, या फिर एक एचआर मैनेजर बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा लगभग, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देखनी पड़ती हैं, जैसे कि एचआर मैनेजर शुड पोसेस, उसके पास डिग्री होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा इन सोशोलॉजी होना चाहिए, सोशल वर्क होना चाहिए उस पर, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, या फिर एमबीए से पास आउट होना चाहिए, या फिर स्पेशलाइज्ड इन एचआरएम, ठीक है। डिग्री इन लॉ भी चलेगी। एडिशनल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, पर्सनल एट्रीब्यूट्स में क्या क्या चाहिए होता है, जैसे उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, उसकी इंटेलिजेंस, कम्युनिकेटिव स्किल्स एंड डिस्टिंक्टनेस, लीडरशिप स्किल अच्छी होनी चाहिए। जैसे इंटेलिजेंस में इम्प्लाइज द एबिलिटी, मतलब समझने की क्षमता जिसे कहते हैं ना, उसकी बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेटिव एबिलिटी में वो कैसे सुनता है सामने वाले की बात को और कैसे फिर सामने समझाता है, ये डिफाइन कैसे करता है। डिस्ट्रिक्टनेस मतलब इट मीन्स एनालिटिकल एबिलिटी, साउंड जजमेंट, वो किसी चीज़ को जजमेंट कैसे करता है, किस चीज़ को किस नज़रिए से कैसे दिखता है। एंड लीडरशिप, तो लीडरशिप स्किल तो आपको समझ ही आगे होगा कि एक एचआर मैनेजर कैसे लीडरशिप करता है, इसकी बात हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है हमारे आगे ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, उसके बाद ट्रेंड मतलब उस पर ट्रेनिंग होनी चाहिए साइकोलॉजी पे, लेबर लेजिस्लेशन पे एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन इज़ वेरी यूजफुल फॉर ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। एक एचआर मैनेजर के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन भी काफ़ी अच्छे है। प्रोफेशनल एटीट्यूड, एचआरएम इज एमर्जिंग एज अ प्रोफेशन, ये एक प्रोफेशन है, ठीक है, जैसे डॉक्टर लॉयर रहता है, ऐसे ये एक प्रोफेशन है। प्रोफेशनल अप्रोच टू द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू ग्लोबल एनवायरनमेंट, एचआरएम रिक्वायर्स अ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, नॉलेज ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स, लाइक इसके अंदर कई टाइप के नॉलेज, वेरियस कई टाइप की नॉलेज रहती है एचआरएम के अंदर। सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, ठीक है, इंजीनियरिंग एंड लॉ इन रिक्वायर्ड टू डेवलप एंड यूज़। अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो जस्ट उसी के नीचे था स्टेटस ऑफ एचआर मैनेजर की, क्या क्या काम रहता है एचआर मैनेजर का या फिर क्या करता है। तो द पुलिसमैन, ये कंट्रोल करता है किसको, वर्कफोर्स को। जो वर्कफोर्स रहता है वो क्या 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 रहता है कि वो ना काम करने से कतराते हैं, काम नहीं करना चाहते, तो उन पे डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर यूज टू वॉच डॉग, एज अ वॉच डॉग काम करता है। लॉमैन, कि कंपनी के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, लॉज एंड रेगुलेशन, उसका पालन सही से हो रहा है नहीं हो रहा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगला है द लिएसन मैन विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रीटी। इसका मतलब है कि द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आस्क्स टू, मतलब कि जो यूनियन बन जाता है एम्प्लॉयर्स का, छोटे मोटे वर्कर्स का यूनियन, और यूनियन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी बातचीत को कंपनी तक, यूनियन की बातचीत को कंपनी तक पहुंचाने का काम एचआर मैनेजर रखता है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। तो इसी का मतलब है द लिएसन मैन, ठीक है, वर्करों की सुनकर कंपनी तक बात को पहुंचाता है। कैटरिंग मैन, एचआर मैनेजर को ध्यान रखना होता है कि उनकी कुछ फैसिलिटीज़ को भी पूरा करे, जैसे कि कैंटीन, क्रैच एक्सेट्रा, ठीक है। कैटरिंग मैन का मतलब यहाँ पे खाना परोसने से नहीं है, यहाँ पे ये मतलब है कि एचआर मैनेजर इनके इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखे। वेलफेयर मैन, वही सेम एचआर मैनेजर वर्क करता है, जैसे कि ह्यूमन ही इज़ एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, लेकिन कैसे, इकोनॉमिक, सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट करके एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हुए चैप्टर ख़त्म हो ही गया हमारा।
अब हम एचआर पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। एचआर पॉलिसीज़ जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाई जाती है। किस लिए बनाई जाती है? एट वेरियस लेवल टू डील विद द पीपल एट वर्क, तो लोगों से डील करने के लिए, ठीक है, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे, ठीक है। ईच एम्प्लॉय विल प्रोसीड एटलीस्ट 1 वीक, जैसे कि मतलब कई सारे पॉलिसीज है, जैसे कि हर एम्प्लॉय को एक एक बार की 1 हफ्ते की वैकेशन तो मिलनी चाहिए 1 ईयर में, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करे। डिसीजन मेकिंग होना चाहिए बेस्ड ऑन एचआर ऑब्जेक्टिव्स। ये पॉलिसीज एचआर के ऑब्जेक्टिव्स यानी ह्यूमन रिसोर्स के ऑब्जेक्टिव्स पर रहता है कि एम्प्लॉयज़ का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऐसा कुछ, ठीक है। और ये स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं, मतलब कि यूज़ बाय यूज़ हर साल यूज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पर्सनल पॉलिसीज़ देखेंगे जो कि 5 प्रकार की होती है: ऑर्गेनेटेड, अपील्ड, इम्पोज्ड पॉलिसीज़, जनरल एंड स्पेसिफिक, रिटर्न, इम्प्लाइड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनेटेड पॉलिसीज़, जो कि कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है, ताकि जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, कंपनी के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो एक टाइप की डिसीजन मेकिंग, एक टाइप की थिंकिंग करें, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अपील्ड पॉलिसीज़। ये तब बनाई जाती है जब एकदम से अनएक्सपेक्टेड चेंज कोई हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तब। फिर आता है हमारे इम्पोज्ड पॉलिसीज़। ये तब बनती है जब कोई एक्सटर्नल पॉलिसीज़ एकदम से एक कुछ हो जाता है, जैसे कि मतलब एक्सटर्नल पॉलिसी हम पे प्रेशर डालता है, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, या फिर कोई ट्रेड एसोसिएशन, या फिर फॉरेन से कोई ऑर्डर आता है, ऐसा कुछ। फिर होती है हमारी जनरल पॉलिसीज़। जनरल पॉलिसीज़ क्या रहता है? नॉर्मल बेसिक थिंकिंग और प्रायोरिटीज़ ऑफ कंपनीज़, कि हम क्या सोचते हैं एम्प्लॉयज़ के बारे में, हम कैसे कंट्रोल करना चाहते हैं। फिर आता है स्पेसिफिक पॉलिसीज़। स्पेसिफिक पॉलिसी ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को रखती है अपने पास, जैसे कि हायरिंग हो गया, रिवॉर्डिंग हो गया, बार्गेनिंग हो गया, इन सब को अपने पास, या इसके अंदर ये सब रहती है। फिर रिटर्न, इम्प्लाइड। रिटर्न यानी कि जैसे कि रिटर्न हमने पॉलिसी में लिख रखा है कि इस टाइप की यूनिफॉर्म आपको पहननी है, या ये यूनिफॉर्म पहननी है। इम्प्लाइड जैसे कि आपका मैनेजर है, और अगर आपने उससे बोला और यार कैसा है, तो उसे गुस्सा आ गया, यानी कि इम्प्लाइड हो गया कि आपको उसे रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी, आपका मैनेजर फ्रेंडली नहीं है, ऐसा कुछ, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल पॉलिसीज़ के। अब हमारा एडवांटेज ऑफ पर्सनल पॉलिसी में सबसे पहले आता है डेलीगेशन। दे हेल्प मैनेजर ऑपरेटिंग डिफरेंट लेवल्स। अलग अलग लेवल्स पे मैनेजर की हेल्प करते हैं, ठीक है। डेलीगेशन होता है यानी कि इसमें जो पावर एंड अथॉरिटी है वो सब दी जाती है। यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, मतलब कि लोगों के काम करने का तरीका, डिसीजन, सब कुछ सिमिलर रहता है। उनकी मेकिंग सिमिलर चॉइसेस व्हेन इंडिपेंडेंटली इफेक्टिव, देख रहे हो, ठीक है। बेटर कंट्रोल यानी कि अगर कंपनी में पॉलिसीज़ बनी होगी, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होंगे, तो एक अच्छा कंट्रोल रहेगा, तो कोई भी कुछ गलत काम करने से पहले सोचेगा, और सबका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो कैसा रहेगा, टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन होगा। उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस वगैरह आ जाता है, अगर उनको अच्छी पॉलिसीज़ दी जाएगी, मतलब कि उनके अकॉर्डिंग दी जाएगी, ह्यूमन रिसोर्स के अकॉर्डिंग दी जाएगी, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मोराल बढ़ेगा। एंड स्पीडी डिसीजन भी, अगर यूनिफॉर्मिटी रहेगी डिसीजन में, तो डिसीजन सेम रहेगा और स्पीडी रहेगा। पॉलिसीज कैन बी स्पीड अप डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग अ ब्लैंकेट फ्रेमवर्क विद इन सच पर्सनल डिसीजन कैन बी मेड, ठीक है। तो किस टाइप के ऑब्स्टिकल्स यानी किस टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं पर्सनल पॉलिसीज़ फॉलो करते करते? तो यार मैंने टाइम मैनेजर्स, कुछ टाइम तो मैनेजर ही नहीं चाहते यार कि हम इतने ज़्यादा सख्ती से रखें, या फिर खुद से सख्ती से रहे, ठीक है। एंड सम टाइम पर्सनल पॉलिटीज़ डिमांड कंस्टेंट रिवीजन मॉडिफिकेशन, मतलब यार मॉडिफिकेशन रिवाइज करते रहना हर चीज़ को, रिस्ट्रिक्टिंग हाउ एवर दे आर कैरेक्टर, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है सारी पॉलिसीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो करना, हर कोई परेशान हो जाता है, ठीक है। पर्सनल पॉलिसी नॉट इजी टू कम्युनिकेट, मतलब कम्युनिकेट करना इजी नहीं रहता, क्योंकि अगर पॉलिसीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, तो मानो वही वाली चीज़ हो जाती है कि तुम डायरेक्ट अपने सीनियर या ज़्यादा ऊपर लेवल मैनेजमेंट वाले से बात नहीं कर सकते, ठीक है। एंड मैनी टाइम क्या लिखा, ऑफन कन्फ्लिक्ट सेट बिटवीन इम्प्लाइड और एक्सप्रेस पॉलिसी में, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस पॉलिसी में एक दूसरे मतलब कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मैटर्स पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कवरेज ऑफ पर्सनल पॉलिसी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या कवर करता है? इक्विटी, कंसिडरेशन और क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। एक बार तुम ये खुद ही रीडिंग कर लेना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ और प्रमोशन पॉलिसीज़, डेवलपमेंट पॉलिसीज़, रिलेशंस पॉलिसीज़, ये सब ये रखता है अपने पास। एक बार तुम रीडिंग करके देख लेना, तुम्हें ईजिली समझ आ जाएगा। लास्ट का टॉपिक हम पढ़ते हैं, फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी। सबसे पहले हम नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि आइडेंटिफाइड नीड्स चलने से इंपॉर्टेंट एरिया पर्सनल मैनेजमेंट ऑफ फॉर्मेशन विच इज़ क्लियरली स्पेल्ड, ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ की नीड होगी, ह्यूमन रिसोर्स की नीड होगी, वो फिर डेटा कलेक्ट करेंगे। वंस प्रायोरिटी आर लिस्टेड स्टेप शुड बी टेकन टू कलेक्ट फैक्ट्स फॉर्मेलिटिंग, ठीक है। फिर वो डेटा कलेक्ट करेंगे जो जो भी हमने इकट्ठा किया है सर्वे से, ठीक है। देन उसके बाद कम्युनिकेटिंग द पॉलिसीज़,
To gain approval at various levels, the formulated policy should be communicated throughout the organization. जो भी हम पॉलिसी बनाने की सोच रहे हैं वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हम भेजेंगे और उनसे पूछेंगे कि हाँ ये कर सकते हैं या नहीं, फिर सब अपनी अपनी राय देंगे। फिर उनमें से जो होगे ना हम उनको इवेल्युएट करेंगे, उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। पर्सनल पॉलिसी क्या लिखा है, इवेल्युएशन हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग चेंजेस। कुछ चेंजेस लाना हो तो चेंजेस ला सकते हैं एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ में। ऑल द पॉलिसीज शुड बी रिव्यूड एनुअली। हर साल सारी जो पॉलिसीज़ है वो हर साल रिव्यू होती है, देखी जाती है। एंड सम पॉलिसीज शुड बी रिव्यूड एट स्पेसिफिक टाइम, और कुछ तो बार बार देखी जाती है, ठीक है। एंड फिर ऐसे ही चेंज लाकर एक नई पॉलिसी का फॉर्मेशन हो जाता है, और यहाँ पे आपका चैप्टर ओवर हो जाता है पूरा। ओके, वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका पार्ट 2 लाना है नहीं लाना है, यानी कि चैप्टर अगला जो है हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो अगर पढ़ाना है नहीं पढ़ाना तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना। टेक केयर, बाय बाय सबको, आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।